दोस्तों, सभी को नमस्ते नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। और ये है एलटी ग्रेड की बुक है। जो भी दोस्त अपने एलटी ग्रेड की इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहता हो तो आप ये वाली क्लास ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय नंबर 1 है, जिसमें अर्थशास्त्र, परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो ज्यूथिन के अनुसार अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसीलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है। ज्यूथिन के अनुसार ये परिभाषा है आपकी, अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है, इसीलिए इसे निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है। और अब हम आ जाते हैं धन संबंधी परिभाषाएं अथवा क्लासिकल दृष्टिकोण। धन संबंधी हमारी परिभाषाएं किसने दी है? तो ये है हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में आप सब जानते होंगे कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। एडम स्मिथ की पुस्तक थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्टकट में लोग इसका नाम याद कर लेते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, यानी धन का विज्ञान। अब आ जाते हैं दूसरे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्हें शॉर्टकट में स्टुअर्ट मिल बोल देते हैं। इनके शब्दों में परिभाषा अर्थशास्त्र की क्या है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उनके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधी धन का विज्ञान है। स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधी धन का विज्ञान है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 में दे रखा है कि से के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। वॉकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। वॉकर क्या कहते हैं अर्थशास्त्र को? वॉकर कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अब आ जाते हैं भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाएं अथवा न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण। तो इनमें से कौन कौन से वैज्ञानिक आ जाएंगे? आपके राइटर आ जाएंगे। इसमें है फर्स्ट पे आ जाते हैं मार्शल। आपके मार्शल जो सबसे फेमस इनकी परिभाषा है, डिफिनीशन है, ये ज़्यादातर पूछते हैं, मार्शल को पूछते हैं। और ये इसको एडम स्मिथ। मार्शल के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपभोग से है। अब आ जाते मार्शल की एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अब ले लियो। क्या है? का खाना है। फिर आ जाते हैं कैनन के अनुसार। कैनन क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्र को? कैनन कैनन के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सभी कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। कैनन के अनुसार राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन सभी कारणों की व्याख्या करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। पीगू क्या कह रहे हैं? पीगू के अनुसार बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी जाओ। अब पीगू के अनुसार आ जाते। पीगू क्या अर्थशास्त्र को बोल रहे हैं? ये ना इनको ना ध्यान से फोकस से पढ़ना, क्योंकि ना ये पूछ लेते हैं कि किसने क्या कहा। तो पीगू के अनुसार है अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है।
आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। अब रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं? रॉबिन्स कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों, एंड्स तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब आ जाता है प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि मुद्रा के प्रयोग द्वारा अथवा मुद्रा के बिना ही किसी प्रकार से मनुष्य और समाज का एक निश्चित अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ उत्पादनों साधन के प्रयोग को चुनते हैं और किस प्रकार उन्हें समाज के विभिन्न लोगों तथा समूहों के बीच वर्तमान तथा निकट भविष्य में उपयोग के लिए वितरित करते हैं। अब आ जाते हैं प्रोफेसर पिगू के अनुसार। प्रोफेसर पिगू क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर पिगू कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है। पिगू क्या बोल रहे हैं? अर्थशास्त्र एक प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है। अब प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रोफेसर मेहता क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। क्या करता है? इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचाने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। कौन? अर्थशास्त्र। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब आ जाते हैं प्रोफेसर हिग्स। प्रोफेसर हिग्स के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का यह विशिष्ट पहलू है जिसका अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। व्यवसाय से संबंधित मानव व्यवहार है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान है, कभी आदर्श विज्ञान है अथवा अर्थशास्त्र संबंध दोनों विज्ञानों से है। अर्थशास्त्र का संबंध वास्तविक विज्ञान, कभी आदर्श विज्ञान, इन दोनों का संबंध मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार बता रहे हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आ जाते हैं अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान है। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये किसने कहा, अर्थशास्त्र आदर्श का विज्ञान किसने कहा, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान किसने कहा। तो इनके ना राइटरों का नाम लिखना। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अब आ जाते हैं अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं देख रहा हूँ। अर्थशास्त्र का स्वभाव, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान। तो देखो विज्ञान कला पक्ष, हम विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान, ये विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। ये कौन सी बुक है मम्मी? ये कौन सी बुक है? अब आगे देखते हैं कि हमारा अर्थशास्त्र विज्ञान ये कला कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान किसी विषय के ज्ञान का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। वह किसी कार्य के कारण तथा परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध का बोध कराता है। विज्ञान किसी विषय के ज्ञान का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन है। वह किसी कार्य के कारण तथा परिणाम के मध्य पारस्परिक संबंध का बोध कराता है। अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का पालन किया जाता है, पर्यवेक्षण तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है तथा उसके आधार पर नियमों का निर्देशन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों की ही भांति इसमें भी नियम हैं, यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उतने सत्य नहीं हैं जितने कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम होते हैं। अब आ जाते हैं आगे पॉइंट पर। ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये अर्थशास्त्र को कला एवं विज्ञान कैसे कहते हैं, तो वो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला के संबंध के बारे में बता रहा है कि अर्थशास्त्र कला कैसे है, विज्ञान कैसे है। तो अर्थशास्त्र के नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं और यदि ये मान्यताएं अपरिवर्तित रहीं
तो नियम लागू होगा। इसीलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान मानना उचित होगा। कला ज्ञान का व्यवहारिक पहलू है जो ज्ञान को व्यवहार में लाने के सर्वोत्तम ढंग पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार कला विज्ञान का क्रियात्मक रूप है। विज्ञान तथा कला एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। फिर आ जाते हैं कि किसी विषय को हम जो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं वह तो विज्ञान है, पर उस बात का क्रमबद्ध तथा उत्तम प्रयोग ही कला है। वास्तविक अगले पॉइंट पे, वास्तविक विज्ञान हमारे सम्मुख किसी भी स्थिति को ज्यों का त्यों रखता है, जबकि कला वह पुल है जो वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान को एक में मिलाता है। अर्थशास्त्र का अपना व्यवहारिक पहलू है, इसीलिए अर्थशास्त्र का कला पक्ष भी है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों विशेष रूप से रिकार्डो ने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना है। किसने? क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है ना, उन्होंने विशेष रूप से रिकार्डो है आपके अर्थशास्त्र को क्या माना है? विज्ञान माना है। अर्थशास्त्री हैं जो। अब आगे मार्शल इस विचार के थे कि अर्थशास्त्र को विज्ञान एवं कला कहने से उत्तम होगा कि यह कहा जाए कि अर्थशास्त्र विशुद्ध एवं व्यवहारिक विज्ञान है। अब वास्तविक विज्ञान क्या है का उत्तर देता है, क्या होना चाहिए के संबंध में कुछ नहीं कहता। आदर्श विज्ञान क्या वांछनीय है तथा क्या अवांछनीय है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कभी अध्ययन करता है। कीन्स ने वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हुए इस प्रकार अपना मत व्यक्त किया है कि वास्तविक विज्ञान एक ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान है जो क्या है से संबंधित है। आदर्श विज्ञान या नियंत्रित विज्ञान क्रमबद्ध विज्ञान का वह रूप है जो क्या होना चाहिए से संबंधित है तथा यह यथार्थ के स्थान पर आदर्श से संबंध है। आगे आ जाते हैं कि प्रोफेसर मार्शल तथा पिगू ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान कहा है। वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों के रूप में माना। किसने? मार्शल और पिगू अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं? वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों के रूप में मानते हैं। और हब्सन और हॉट्रे कैरन क्रॉस आदि अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं। कैरन क्रॉस आदि अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं? आदर्श विज्ञान मानते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री रॉबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। कौन केवल अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं? ये है रॉबिन्स। कौन सा अर्थशास्त्री? रॉबिन्स। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि अर्थशास्त्र में अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के आदर्श का पालन किया जाता है। आदर्श विज्ञान तथा वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र के दो अलग अलग भाग नहीं, दो पहलू हैं। वास्तविक विज्ञान अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक पहलू है, जबकि आदर्श विज्ञान उसका व्यवहारिक पहलू है। आगे आ जाते हैं कि आर्थिक स्थैतिकी तथा प्रावैगिकी। आर्थिक स्थैतिकी तथा प्रावैगिकी। स्थैतिकी तथा प्रावैगिकी संबंध अर्थशास्त्र में सैद्धांतिक यांत्रिक से ग्रहण किया गया। किससे? स्थैतिकी तथा प्रावैगिकी शब्द अर्थशास्त्र में सैद्धांतिकी यांत्रिक से ग्रहण किया गया। सैद्धांतिक यांत्रिकी से ग्रहण किया गया। इसमें थ्योरेटिकल मैकेनिक स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टैटिक्स शब्द से बना है जिसका अर्थ है स्थिर करना। स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टैटिकस शब्द से बना है जिसका अर्थ है स्थिर करना। अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अर्थ है एक विशेष स्तर पर गति की वह विशिष्ट स्थिति जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। क्लर्क के अनुसार यह वह स्थिति है जहां अपनी अनुपस्थिति में 5 प्रकार के परिवर्तन प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? क्लर्क के अनुसार 5 प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से हैं? ये आपका आ जाएगा जनसंख्या का परिणाम। नंबर 2 पे आ जाएगा पूंजी की पूर्ति व्यापार संगठन के रूप में। और नंबर 5 में आ जाएंगे
लोगों की आवश्यकताएं स्थिर रहती हैं, परंतु अर्थव्यवस्था समान गति से काम करती रहती है। स्थैतिकी अवस्था वह काल रहित है, टाइमलेस है, अर्थव्यवस्था है जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता और संतुलन में होती है। जॉन रॉबिन्सन की इम्परफेक्ट कंपटीशन और चैम्बर्सन की मोनोपोलिस्टिकल कंपटीशन आर्थिक स्थैतिकी के प्रयोग हैं। बेस्ट स्थैतिकी मॉडल में मांग तथा पूर्ति के संबंध में एक समय पर एट एंड पॉइंट ऑफ टाइम कीमत निर्धारित करते हैं जो कि काल पर्यंत यानी थॉट टाइम स्थिर होते हैं। मांग और पूर्ति के दिए हुए फलन हैं, जैसे D इक्वल F कोष्टक P डैश I, फिर S बराबर F कोष्टक P डैश सेकेंड नंबर, फिर I तथा सेकेंड से जो दोनों निर्धारित होते हैं वो हैं D बराबर यस। ये आपका यहाँ पर कीमत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मात्रा है यानी क्वांटिटी, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी यहाँ से कीमत निर्धारित करती है, ये आपके डिमांड रेखा है और ये आपकी सप्लाई रेखा है। क्या ये जो आपके यहाँ तक O से X तक है ये क्या दे रखा है, क्वांटिटी दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो दे रखा है ये कीमत यानी प्राइस दे रखा है, और आपको जो ये दिख रहा है ना ये है डिमांड और ये है सप्लाई रेखा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है समष्टि स्थैतिक। कीन्स के इस स्थैतिक मॉडल के अनुसार राष्ट्रीय आय का स्तर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां कुल पूर्ति फलन यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कुल मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को काटता है। कहाँ पर डिमांड फंक्शन को काटता है? तो आपको अभी मैंने बताया ना कि ये और ये क्या है, ये क्वांटिटी है और ये क्या है आपका प्राइस। तो जहाँ पर ये दोनों ये जहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और एग्रीगेट डिमांड